वक्फ बोर्ड, हम तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्यों है। और अभी इस वक्त जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको पार्लियामेंट और हमारे मुल्क में पास करने की कोशिश की जा रही है, कि आइए ज़रा समझते हैं कि क्या मामला है और इसकी वजह क्या है और क्यों है। आप लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर वो इदारा है, वो शोबा है कि जिसके पास हिंदुस्तान में सरकारी महकमे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। कि हमारे मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो आर्मी के पास है, और दूसरा जो सबसे बड़ा ज़मींदारी का हक़ रखता है वो रेलवे रखता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा ज़मींदार हमारे मुल्क का है वो वक्फ बोर्ड है। इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन की मालिकाना हक़ हासिल है। तकरीबन 94 लाख एकड़ ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है। तो वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, और वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है और उसकी क्या खुसूसियात हैं, वक्फ अधिनियम एक्ट क्या है, वक्फ जायदाद के कमेटी के लिए क्या शक्ल होगी, और सरकारी जायदाद अगर कहीं है और वक्फ की है वो, तो उस पर सरकार ने क्या अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया है, और उसी तरह से वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का क्या तरीक़ा होगा, और मरकज़ी वक्फ बोर्ड या वक्फ कमेटी कैसी होगी और क्या उसके लिए, उसकी तश्कील के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे और समझाएंगे कि इस बिल के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, और पुराना जो वक्फ अधिनियम है, वक्फ एक्ट है, वक्फ कानून है, उसमें क्या क्या बातें थी। आज हम आप तमाम लोगों को यही बतलाएंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बात को समझिए, कोशिश कीजिए। तो आइए हम समझते हैं कि अभी क्या हो रहा है। 8 अगस्त 2024 को इस बिल को क्या करने के लिए कोशिश की गई है, लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव के लिए पेश किया गया। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने और विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक का, इस बिल का विरोध किया, यानी कि मुखालिफत किया। उन्होंने ये कहा कि इसको जो है कि मुसलमानों से बग़ैर राय मशवरे के बिना पेश किया गया है। जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की उन्होंने इस बात को कहा। और अभी इस विरोध के बाद विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी है ना, जेपीसी के पास भेजा है, और जेपीसी ने आम जनता से और गैर सरकारी संगठनों से, तंजीमों से, है ना, एनजीओज़ वगैरह से, और जो कानूनदान लोग हैं, जो इस मामले के मखसूस जानकार हैं, उन लोगों से राय मांगी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी राय समिति तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो भी राय होगी पहले इसको समझ लीजिए। समझने के बाद आप इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो यहाँ से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। उस लिंक के तहत आप जीमेल या जो भी आपके पास ईमेल है उस ईमेल से आप मेल भेज सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से भी आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपकी सही राय आप खुद नहीं दे पाएंगे, इसलिए पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या है, सबसे पहला सवाल ये है कि वक्फ क्या है। क्या सवाल है कि वक्फ क्या है। वक्फ का अर्थ किसी संपत्ति या संसाधन को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए अस्थायी रूप से दान करना है। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत इसका प्रबंधन किया जाता है, जिसके अनुसार हर राज्य में वक्फ बोर्ड की गठन अनिवार्य है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण सुनिश्चित करता है।
यानी कि वक्फ़ उसको कहते हैं कि अगर किसी ने मज़हबी जज्बात में या मज़हबी मक़ासिद के तहत किसी भी चीज़ को, ज़मीन, जायदाद, घर, मकान, बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, किसी भी चीज़ को अगर उसने फ़ी सबीलिल्लाह हमेशा हमेश के लिए मुस्तकिल तौर पर, ये नहीं कि अभी दिया फिर ले लेंगे, मुस्तकिल तौर पर दे दिया है, दान कर दिया है उस चीज़ को, तो उसको वक्फ़ कहा जाता है। यानी कि हमने किसी भी ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ़ किया, फ़ी सबीलिल्लाह हमने वक्फ़ किया, मस्जिद के लिए किया, मदरसे के लिए किया, कार खैर के लिए किया, मुसाफिर खाने के लिए किया, कुछ भी ऐसा कार खैर के लिए सवाब की नीयत से किसी भी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में हमेशा हमेश के लिए दे देना, इसको वक्फ़ कहते हैं। तो ये वक्फ़ है। उसके बाद वक्फ़ अमेंडमेंट बिल, ये जो विधेयक वक्फ़ तरमीमी बिल जिसको कहा जाता है, वो देखिए कि उसकी क्या ख़ासियत है। इस बिल के तहत 1995 के वक्फ़ अधिनियम को नया नाम दिया गया है, यूनाइटेड वक्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफ़िशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। यानी कि अब इस वक्फ़ को एक नया नाम दिया गया है। ये उसका फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड वक्फ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफ़िशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जबकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा तो वो उम्मीद होगा। उम्मीद, इसका नया नाम उम्मीद होगा वक्फ़ का। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार वक्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। यानी कि सरकार ने जो अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया है वो ये कि हम वक्फ़ को और ज़्यादा मज़बूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे और साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से हर चीज़ को पारदर्शी के साथ, यानी सबको नज़र आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हम वक्फ़ के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार ने अपनी एक बात ऐसी भी कही है, अब उसके दिल में क्या है वो जानता है, या जिन लोगों ने इस बिल को बनाया है, जिसने डिज़ाइन किया है, वो जानते हैं कि किस इरादे के तहत किया है और दिल में क्या था, क्यों ज़रूरत पेश आई, वो समझते होंगे। वक्फ़ संपत्तियों का गठन 1995 के अधिनियम के तहत वक्फ़ संपत्तियों का गठन निम्नलिखित 3 तरीक़ों से हो सकता था। 1995 में जो वक्फ़ एक्ट के तहत जो वक्फ़ की जायदादें होती थी उसका तहफ़्फ़ुज़, है ना, या उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसके देखभाल के लिए और इस्तेमाल के लिए जो कमेटी का गठन होता था वो 3 तरीके से होता था, है ना। नहीं, कमेटी नहीं, संपत्तियों का गठन, यानी कि कोई ऐसी जायदाद कि वो वक्फ़ का कैसे हो जाएगा, उसके लिए 3 प्रोसेस थे, 3 तरीके थे। घोषणा द्वारा, किसी ने ये घोषणा कर दिया, किसी ने ये इरादा ज़ाहिर कर दिया, किसी ने ये अहदनामा लिख दिया और लिख दिया कि मैं जो है फ़लाँ जायदाद को वक्फ़ कर रहा हूँ फ़लाँ मकसद के तहत। दूसरा क्या है, वक्फ़ बाय यूज़र, दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर। यूज़र यानी कि जिसकी वो जायदाद होती थी वो उसका ख़ास मकसद बयान करता था और ये कहता था कि मैंने इस जायदाद को ख़ास मकसद के लिए मैंने वक्फ़ किया है, या मैं अपने परिवार के भलाई के लिए, फ़लाँ इस्तेमाल के लिए मैं इस जायदाद को वक्फ़ कर रहा हूँ, फ़लाँ समाज के लिए कर रहा हूँ, इस बस्ती के लिए कर रहा हूँ। ऐसा भी कुछ उनके तरफ से बयान जारी होता था और उसको एक तहरीरी शक्ल दी जाती थी और उस जायदाद को वक्फ़ कर दिया जाता था। और तीसरा जो है उत्तराधिकार के समाप्त होने पर, यानी कि कुछ जो जायदाद है वो जो उसके मालिक हैं जब वो इंतकाल हो जाते थे तो उससे क़बल उनकी कोई वसीयत होती थी या कोई वजह होती थी जिसके तहत वो ज़मीन या वो जायदाद वक्फ़ बोर्ड की हो जाती थी, या वो वसीयत कर देता था कि मेरे इंतकाल के बाद ये जो जायदाद है ये वक्फ़ बोर्ड को मैं फ़लाँ
फ़लाँ काम के लिए, फ़लाँ मकसद के लिए मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ किया। ये सारी बातें हैं। अब उसके बाद क्या था कि अब जो है ये जो नया कानून बना है वक्फ़ तरमीमी बिल में जो कहा गया है कि अब उस ताल्लुक़ से यानी कि वक्फ़ की संपत्तियाँ, वक्फ़ की जायदाद अब कैसे तय की जाएंगी, उसके बारे में अब इस बिल के अंदर क्या कहा गया। केवल वे व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं वक्फ़ संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि ऐसा आदमी जो 5 साल से अगर मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, उसने 5 साल उसको इस्लाम में आए हुए हो गए हैं, वो वक्फ़ संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं। यानी कि वो किसी भी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर सकते हैं। नंबर 2, वक्फ़ संपत्ति घोषित करने वाले व्यक्ति को उस संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होगी कि जो चीज़ अगर कोई दान करेगा, किसी को अल्लाह के रास्ते में वो देगा, तो उसका मालिक होना उसके लिए तो शर्त है। अगर वो मालिक ही नहीं है, उसकी ख़ुद की चीज़ अपनी नहीं है, वो चोरी की है या बेईमानी से उसने किसी तरह से हड़प लिया है, सही दस्तावेज़ात उनके पास नहीं है, तो वो कैसे इस चीज़ को वक्फ़ कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा। ज़ाहिर सी बात है, बिल्कुल ये सही बात है, 100% इत्तफ़ाक़ है इस बात से, इसमें कोई दो राय नहीं। अब तीसरी जो बात इसमें कही गई है, वक्फ़ बाय यूज़र की व्यवस्था को हटा दिया गया है। वक्फ़ बाय यूज़र यानी कि अगर कोई ये कहे कि मैंने फ़लाँ जायदाद किसी ख़ास मकसद के तहत मैंने दिया, तो अब उस ज़रूरी नहीं कि उसने जिस मकसद के तहत जिन लोगों को दिया है उस मकसद के तहत उन्हीं लोगों के दरमियान उसका इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर किसी ने मकतब के लिए अगर दिया है किसी वक्फ़ की ज़मीन को, जायदाद को, तो अब अगर चाहे हुकूमत चाहे या जो कमेटी है वो चाहे कि अब ये मकतब नहीं, ये हॉस्पिटल होना चाहिए, तो उसमें कोई तरद्दुद नहीं होगा, उसको मकतब से हॉस्पिटल की शक्ल में बदल दिया जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, वक्फ़ अलल औलाद के तहत वक्फ़ की संपत्ति दानकर्ता के वारिसों, विशेष रूप से महिला वारिसों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, है ना। वक्फ़ संपत्ति दानकर्ता के वारिसों यानी कि जो उसके दानकर्ता होंगे, जिन्होंने उस चीज़ को दिया है, जिन्होंने उसको फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किया है, उनके जो वारिसीन होंगे, और वो ख़ुसूसी तौर पर वो जो औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, जो उनके वारिसीन में से हम उनका किसी तरह से इस्तेहसाल नहीं कर सकते। अगर वो कोई अपना हक़ की बात करेगा तो हम उसका इस्तेहसाल नहीं कर सकते। इसमें ये कहा गया है। सरकारी संपत्ति के रूप में वक्फ़, है ना, कि अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ़ के रूप में चिन्हित होती है, ये देखिए बहुत पॉइंट की बात है कि चिन्हित होती है, तो ये वक्फ़ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर कोई सरकारी ऑफिस है वक्फ़ की ज़मीन पर, या सरकारी इस्तेमाल किया जा रहा है किसी वक्फ़ की ज़मीन को, वक्फ़ की जायदाद को, और वक्फ़ अब दावा कर रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, उस पर कोई मामला चल रहा है, कोई सुनवाई, कोई केस, कोई अदालत में कोई मामला ज़ेर इल्तिवा है, तो उसको रफ़ा दफ़ा किया जाएगा। बस वो सरकारी अब है तो वो है, उसमें वक्फ़ का कोई मामला अब नहीं रहेगा। और अक्षेत्रीय कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व को निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उस ज़िला में जो कलेक्टर होंगे वो क्या करेंगे, उसका रिपोर्ट सौंपेंगे सूबाई हुकूमत को, और वो जो लिख कर दे देंगे उसको माना जाएगा। अगर संपत्ति सरकारी घोषित होती है तो राजस्व रिकॉर्ड में इसका उल्लेख किया जाएगा, है ना। अगर सरकारी घोषित हो जाती है इन तमाम प्रोसेस के तहत कि ये सरकारी ज़मीन है, ये सरकारी ऑफिस बन चुका है, अब इसकी ज़रूरत है, और जो भी वो डीएम वहाँ पर लिखना चाहें, कलेक्टर लिखना चाहें, तो लिखने के बाद जब वो उसका घोषणा हो जाएगा, जब ये बात तय हो जाएगी कि वो जो इस्तेमाल है वो सरकारी ऑफिस की शक्ल में या सरकारी कामकाज की शक्ल में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब क्या होगा कि वो राजस्व के रिकॉर्ड में
वो दर्ज कर दिया जाएगा उसको, यानी कि ऑनलाइन उसका जो खाता खसरा वगैरह है सब चढ़ा दिया जाएगा कि ये भाई फलां संपत्ति है, अब ये सरकार के इस्तेमाल में है, वक्फ का इस पर कोई हक नहीं है। वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण की प्रक्रिया, अब समझिए कि इसकी जो हिफाजत की जाएगी, उसका जो तहफ़्फ़ुज़ होगा उसका क्या तरीक़ा होगा, वक्फ की जो जायदाद होगी उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा। पहले वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए जाते थे। अब यह कार्य क्षमता कलेक्टरों को दी गई है और अधूरे सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार पूरे किए जाएंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद 1995 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। इस परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे और उनमें से कम 2 महिलाएं होना अनिवार्य थी, लेकिन नए संशोधन के अनुसार ऐसा नहीं होगा। पहले क्या था, इसमें सारे मुस्लिम होते थे। इसकी जो कमेटी होती थी, उस कमेटी के अंदर जो कमेटी मरकज़ी हुकूमत को और जो कमेटी सूबाई हुकूमत को वक्फ के ताल्लुक़ से किसी तरह की कोई सलाह या मशवरा देती थी, वो कमेटी में जितने भी उसके मेंबर्स होते थे और जितने भी अफराद होते थे वो सारे लोग मुसलमान होते थे, मुस्लिम होते थे वो लोग, और उसमें 2 औरतें होती थी। लेकिन अब नए बिल में जो उस ताल्लुक़ से अपग्रेड किया गया है, संशोधन किया गया है, उसमें इस ताल्लुक़ से क्या नई बातें कही गई हैं, ज़रा उसको समझें। अब एक नई बात इसमें यह है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें ज़रूर होगा, उसको शामिल किया जाएगा। इस कमेटी में कम से कम 2 गैर मुस्लिम होंगे। संसद सदस्य पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होना आवश्यक नहीं होगा। इसमें पहले क्या था, पहले इसमें मेंबर पार्लियामेंट होता था और साबिक़ जज भी होते थे और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात होते थे इस कमेटी के अंदर, और सारे मुस्लिम होते थे। लेकिन अब उन लोगों का मुस्लिम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो जो जिस धर्म जिस मज़हब के मानने वाले हैं उनको इसमें जगह दी जाएगी। मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होंगी। एक शर्त यह है कि बस 2 ही महिला होगी मुस्लिम में से। पहले भी ये बात थी, कोई नई बात तो है नहीं, महिला तो पहले भी थी 2 मुस्लिम औरतें। वक्फ बोर्ड की संरचना, पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड के लिए विभिन्न वर्गों के मुस्लिम सांसदों, विधायकों और बार काउंसिल सदस्यों को चुनकर बोर्ड में भेजा जाता था। अब नए संशोधन के अनुसार, पहले क्या था, विभिन्न वर्गों के मुस्लिम सांसद हों, यानी कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम तबक़ात हैं, मुस्लिम बिरादरियां हैं, जिसके सांसदों को, जिसके एमपी को और विधायक यानी एमएलए को, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंतखाब करके बोर्ड के लिए भेजा जाता था कि ये लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे, ये लोग उस कमेटी में ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन अब जो ये बिल है, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसमें जो नई बात कही गई है इस ताल्लुक़ से कि केंद्रीय जो वक्फ परिषद है, यानी कि जो मरकज़ी वक्फ कमेटी है, कि उसके अंदर अब क्या क्या होगा और उसका तरीक़ाए तश्कील क्या होगा, उस कमेटी को कैसे तश्कील दी जाएगी, तो उसके बारे में अब इस बिल के अंदर जो कहा गया वो ये कहा गया है कि इसमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। 2 गैर मुस्लिम ऐसे होंगे जो हर हाल में इसमें रहेंगे। मुसलमानों का कोई शर्त नहीं है, यहाँ ऐसा भी नहीं लिखा कि 2 मुसलमान इसमें हर हाल में शामिल होंगे, ये भी नहीं है कहीं। अगर सारे लोग गैर मुस्लिम होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल के तहत, इसमें जो कानून लिखा गया है उस कानून के तहत अगर सारे लोग भी गैर मुस्लिम हो जाते हैं तो इस कानून के तहत हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ। लेकिन 2 गैर मुस्लिमों को रखना ज़रूरी कर दिया गया है। संसद सदस्य पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुस्लिम होना आवश्यक नहीं होगा। जो संसद हैं, यानी कि जो
एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, या जो साबिक जज होंगे, या वो लोग जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात होंगी, उनमें से किसी का भी मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं होगा। इस बिल के तहत मुस्लिम सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होंगी। बस इतनी सी बात है कि 2 महिलाएं होंगी, और ज़रूरी कुछ भी नहीं है कि मुसलमान में से भी कोई होगा। और उसके इसका जो इंतखाब करेंगे, इसका जो हक़ होगा इस कमेटी को तश्कील देने का, वो मुकम्मल तौर पर सूबाई कमेटी होगी। तो सूबाई हुकूमत इसकी शक्ल देंगी और ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे कि उस कमेटी के कौन लोग ज़िम्मेदार होंगे, और मरकज़ी हुकूमत ऐसे लोगों को उस कमेटी की तश्कील के लिए मुंतखब करेंगे। ये समझ लीजिए आप। अब वो किसको करेंगे? वक्फ़ बोर्ड की हिफाजत अब कौन करेगा? वक्फ़ बोर्ड की संरचना पुराने कानून के अनुसार वक्फ़ बोर्ड के लिए विभिन्न वर्गों के मुस्लिम सांसदों, विधायकों और बार काउंसिलिंग के सदस्यों को चुनकर बोर्ड में भेजा जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा। उनमें से कोई भी मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? वक्फ़ बोर्ड की जो संरचना होगी, उसका जो ढांचा बनाया जाएगा, वक्फ़ बोर्ड का जो फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसके तहत क्या होगा? राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग से एक व्यक्ति नामांकित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। ये नहीं कि हम और आप ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे कि भाई फ़लाँ को आप बना दीजिए ज़िम्मेदार। ऐसा नहीं होगा। जो राज्य सरकार होगी, जो सूबाई हुकूमत होगी, वो क्या करेंगी कि ऐसे लोगों को नामांकित करेंगी, ऐसे लोगों का वो नाम पेश करेंगी, और ऐसे लोगों का मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं होगा जो लोग कमेटी के ज़िम्मेदार बनेंगे। वक्फ़ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्य होना चाहिए, और इसमें शिया, सुन्नी और पिछड़े वर्गों के मुस्लिम शामिल होंगे। ये कोई तय नहीं है कि कितने मुस्लिम होंगे। अगर सारे ही गैर मुस्लिम हो जाएं तब भी ये कमेटी का ढांचा तैयार हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट ये दिखलाया गया है कि अगर बोहरा और आगा खानी समुदाय के पास राज्य में वक्फ संपत्ति है तो उनके लिए सदस्य अनिवार्य होगा। ये 2 मुस्लिम बिरादरी है, शायद ये बड़े पसमानदा लोग हैं, कि अगर इनके पास अगर वक्फ की कुछ जायदादें होंगी इस कम्युनिटी के पास, तो क्या है कि ये लोग भी उसके सदस्य होंगे। अब देखिए कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, जब कोई मामला फंसता है ज़मीन का, तो वहाँ पर क्या होगा? विवाद समाधान के लिए न्यायाधीकरण की संरचना। जब कोई ऐसा मामला आएगा, जबकि कोई विवाद होगा, जबकि कोई ऐसा तनाज़ुर होगा जो ज़मीनी मामलात को लेकर, तो उस वक्त जो है कि उस वक्त अदलिया की क्या शक्ल होगी, किस तरह का उसके अंदर फ़ैसला होगा, और फ़ैसला करने और फ़ैसला के होने की क्या शक्ल होगी, ये इस पॉइंट में बतलाया गया है। तो 1995 के अधिनियम में राज्यों को वक्फ विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधीकरण का गठन होता था, जिसमें एक प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश, एक अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ होते थे। अब नए संशोधन के अनुसार पहले क्या था कि एक जो है क्या होता था, फर्स्ट क्लास का जज होता था, और एक जो है कि उसके साथ में अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, है ना, एक जो है कि ज़िला मजिस्ट्रेट होता था, और एक मुस्लिम कानून दां होता था। जो मुस्लिम ऐसा कोई शख्स होता था जो मुसलमान होता था, लेकिन वो कानून का स्पेशलिस्ट होता था, वो कानून दां होता था। लेकिन अब क्या किया गया है? अब इस बिल के अंदर में न्यायाधीकरण में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाकर इसके स्थान पर एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाएगा, है ना। एक ऐसा ऑफिसर होगा जिसको शामिल किया जाएगा। अब इस फैसला और इस अदलिया की शक्ल में क्या होगा कि अध्यक्ष का पद अब एक ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाएगा। यानी कि अब एक ज़िला का जो जज होगा, उसी का फ़ैसला जो भी होगा वक्फ के ताल्लुक़ से, उस फैसले को माना जाएगा। न्यायाधीकरण का निर्णय पर अपील। पहले ये जो फैसला होता था वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से, तो उस वक्त
उस पर किसी तरह की कोई अपील की गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि जब इस तरह का कोई फ़ैसला ज़िला के जो जज हैं जब वो सुनाएंगे, तो जिन लोगों ने वक्फ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया था, अब तमाम बहस व मुबाहिसा होने के बाद अगर वो वक्फ़ के हक़ में ज़मीन का फ़ैसला या उस जायदाद का फ़ैसला आ गया, तो वो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, यानी मान लीजिए कि किसी ने वक्फ़ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर के उन्होंने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उस ज़मीन पर कब्ज़ा जमा लिया था, तो अब वक्फ़ बोर्ड ने उस पर केस किया और ज़िला के जज ने वक्फ़ बोर्ड के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। तो वो लोग जो उस केस को हार गए हैं और जिनके ख़िलाफ़ उस फ़ैसले को सुनाया गया है, वो लोग 90 दिन के अंदर चाहें तो वो हाई कोर्ट के अंदर दोबारा वो उस मामले की अपील कर सकते हैं। ये ऐसा कहा गया है इसमें, ये ऐसा कहा गया है। तो इस तरह से बहुत सारी और बातें हैं। इसके बारे में ये बतलाया गया है, सरकार ने अपना मौक़िफ़ का इज़हार ये किया है कि हम इसको जो है कि बड़ा मज़बूत और इसको साफ़ व शफ़ाफ़ बनाना चाहते हैं और वक्फ़ को हम बेहतरीन अंदाज़ में, मुनज़्ज़म अंदाज़ में वक्फ़ बोर्ड को हम जो है कि और वक्फ़ की जायदाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये सारी बातें कही गई हैं इसके अंदर में, और क्यों कही गई हैं ज़रा उसको भी समझ लीजिए कि जैसा कि आपने सुना कि वक्फ़ बोर्ड हिंदुस्तान की वो सबसे बड़ी ताकत है जिसके पास हिंदुस्तान में सरकारी 2 महकमों के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आर्मी और रेलवे के बाद अगर हिंदुस्तान में किसी को सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो वक्फ़ बोर्ड के पास है। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी सन 2006 में, जिसको शाये किया गया था, और जब उस कमेटी की रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था तो उसमें इस निकात पर भी, एक पॉइंट पर भी बात की गई थी और मुकम्मल एक चैप्टर था वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से, और उसमें ये बात कही गई थी कि वक्फ़ बोर्ड एक ऐसी ताकत है कि इसके पास बहुत सी ज़मीन है। 94 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ़ बोर्ड के पास है। तकरीबन 94 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ़ बोर्ड के पास है। हिंदुस्तान में सरकारी शोबों के अलावा, सरकारी महकमों के अलावा किसी भी प्राइवेट संस्था के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं, न किसी ख़ास मज़हब के पास इतनी ज़मीन है। तो सच्चर कमेटी ने जब मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत को, तालीमी हालत को और उसी तरह से समाजी हालत को वहाँ पर बयान किया था और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी और उसका मुकम्मल तज्ज़िया पेश किया था, तो उन्होंने सच्चर कमेटी के जितने भी सर्वे करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात और कही थी कि वक्फ़ बोर्ड के पास जितनी जायदाद है कि उसके पास जो इस वक्त इनकम होनी चाहिए थी, यानी कि उसकी जो मुमकिना आमदनी है वो होनी चाहिए थी 12,000 करोड़ रुपए सन 2006 के अंदर। लेकिन उस वक्त जो वक्फ़ बोर्ड के पास टोटल जो इनकम शो किया गया था वो सिर्फ़ 163 करोड़ रुपए वक्फ़ का उस वक्त की आमदनी थी, जबकि सच्चर कमेटी ने इस बात को वहाँ पर कहा है कि वक्फ़ की तमाम जायदाद के हिसाब से वक्फ़ बोर्ड के पास 12,000 रुपये का इनकम होना चाहिए था। 12,000 के बजाय वक्फ़ बोर्ड उस वक्त सिर्फ़ 163 करोड़ का इनकम को शो कर रही थी। और इसमें बहुत हद तक सच्चाई है कि वक्फ़ बोर्ड की जो जायदाद है उसके जो मुतवल्ली लोग बने हुए हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उन लोगों ने उस जायदाद का गलत इस्तेमाल किया है। जो दुकान उसी बाज़ार, उसी मार्केट में 10,000 रुपये के किराए पर चल रही है, उससे अच्छे लोकेशन पर, उससे अच्छी दुकान को ये लोग 200 से 500 किराए पर दे देते हैं।
जितना उस दुकान का किराया नहीं होता उससे कई गुना ज़्यादा उस मुतवल्ली की कमीशन होती है। वो मुतवल्ली उससे कई गुना ज़्यादा कमीशन लेता है और इस तरह से वो अपनी आमदनी को और करप्शन को बढ़ावा देता है और उस जो जायदाद है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने ये जायदाद, ये ज़मीनें और ये सारी चीज़ें कार खैर के लिए, इस मुल्क के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए, हमारी अच्छाई और भलाई के लिए उन लोगों ने वक्फ़ किया था और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए वक्फ़ किया था। हम तमाम लोग उसका तो सही इस्तेमाल नहीं कर पाए और आज हालत ये है कि हम उसकी हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। इस्तेमाल नहीं कर पाए, हमने तो ये बड़ा जुल्म किया है। हिफाजत करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हिफाजत हम करेंगे। फ़िलहाल तो अकाबिरीन की तरफ से ये ईमेल हमें भेजना है और अपनी राय पेश करनी है और उसके अलावा हिफाजत के लिए जो भी कुछ करना हो वो हमें करना है, और ताकि हमारी जो नस्लें हैं, जब अल्लाह उसको अक्ल व शऊर देगा और जब उसमें बेदारी आएगी, तो जब ये जायदादें रहेंगी, ये ज़मीनें बाकी रहेंगी, तो वो उनका सही इस्तेमाल करके वो कौम की भलाई और खैर खाही के लिए उन तमाम चीज़ों को जिसको हम जिसको हमारे बाप दादाओं ने वक्फ़ किया था, हमारी नस्लें उसका सही इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा हासिल करेंगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए।